आपके केंद्र में दो मिनिस्टर हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। उन दोनों के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को स्वार्थी बता रहे हैं और ये विवाद लगातार एक सप्ताह से चल रहा है। तो लगता है इसका असर पूरे गठबंधन में पड़ेगा। एक आपकी सहयोगी दल है जो लोकसभा चुनाव में जिन्होंने आपको समर्थन किया था, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी, RLJP पशुपति पारस जी की पार्टी, और लगातार उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो तरारी की सीट है वो हमें मिलनी चाहिए एनडीए गठबंधन में, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में भी कुर्बानी दी थी और लगातार वो मांग कर रहे हैं। तो ये तय हो गया कि अब यही तीन पार्टी। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को स्वार्थी बता रहे हैं और ये विवाद लगातार एक सप्ताह से चल रहा है। तो लगता है इसका असर पूरे गठबंधन में पड़ेगा। आरजेडी वाले कहते हैं कि प्रशांत किशोर आपकी बी टीम है। मैंने कहा ना कि मैं इन सब लफड़े में पड़ता ही नहीं कि कौन किसका ए टीम है कि बी टीम है। दिलीप जायसवाल या हमारा भारतीय जनता पार्टी दुनिया निकल रहे हैं यात्रा, वो घर में काहे थे बैठे हुए। एक्टिव भी तो हो गए। रात में देखिए 10 बजे चले जाते हैं अपने पिताजी लालू जी को लेकर और हिना साहब से जाकर मिल लेते हैं। मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। आज तेजस्वी को और लालू जी को ये तो जरूरत पड़ गया कि 10 बजे रात में जाके हिना साहब से मिलें। ये दिन तो आ गया ना। 35 वर्ष से मैं यही मानवता और इंसानियत का काम करता हूँ। जितने भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता थे और उनके बड़े बड़े नेता, सबने आकर मुझे बताया। सहने को लेकर कोई संभावना एनडीए में, क्योंकि कई चर्चाएं हैं, मीडिया हाउस में चर्चा चलते रहती है। अब कुछ चर्चा है, कुछ अगर धुआं नजर आ रहा है तो हो सकता है कि कहीं कुछ हो। कुछ भी संभव है, राजनीति में तो कुछ भी संभव। देखिए अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जो उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीटों पर, क्या लग रहा है, क्या तैयारी है? कई बार आप लोगों ने बैठकें भी की हैं टिकट बंटवारे को लेकर कि किसको कौन सी सीटें जाएंगी। क्या सब कुछ फाइनलाइज हो गया है और क्राइटेरिया क्या रखा जा रहा है, क्योंकि एक झटका लग चुका है रुपौली में? देखिए ऐसा है कि एनडीए गठबंधन दल में जितनी भी पार्टियां हैं उनमें जो अभी 4 विधानसभा हमें चुनाव लड़ना है, तो जदयू भी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, हम लड़ेगी। वहाँ से आपस में हम लोग का विचार विमर्श हो गया है कि कहाँ से किनको लड़ना है, और सही समय पर जब इसका समय आएगा तो लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ से कौन सी पार्टी लड़ रही है। सर आपने 3 पार्टी का नाम लिया, बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी। एक आपकी सहयोगी दल है जो लोकसभा चुनाव में जिन्होंने आपको समर्थन किया था, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी, RLJP पशुपति पारस जी की पार्टी, और लगातार उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो तरारी की सीट है वो हमें मिलनी चाहिए एनडीए गठबंधन में, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में भी कुर्बानी दी थी और लगातार वो मांग कर रहे हैं। तो ये तय हो गया कि अब यही 3 पार्टी? नहीं, अभी तक हमारे पास अध्यक्ष बनने के बाद जी अभी तक ऐसा कोई उधर से हमें कोई सूचना नहीं है, कोई कन्वर्सेशन नहीं है, और सभी लोग सम्मानित हैं। और इस तरह की बात आएगी तो हम आपको बताएंगे। आपने कहा कि अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है और वो भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, सहयोगी हैं। ठीक बात है, मैं उस सवाल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि जो आपके केंद्र में 2 मिनिस्टर हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उन दोनों के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद छिड़ा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है आरक्षण को लेकर। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई कोटा के अंदर कोटा नहीं होना चाहिए, और जीतन राम मांझी चिराग पासवान को स्वार्थी बता रहे हैं और ये विवाद लगातार एक सप्ताह से चल रहा है। तो लगता है इसका असर पूरे गठबंधन में पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको, संविधान को बदलने का अधिकार न्यायालय को नहीं है, ये काम संसद का है, और न्यायालय ने सुझाव दिया है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये न्यायालय का सुझाव है, इस पर तो कोई चर्चा होना ही नहीं चाहिए। केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को आरक्षण के मामले में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, और मोदी जी का तो बार बार भाषण आ रहा है कि आरक्षण से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है हमको लगता है इस पर विवाद होना ही नहीं चाहिए। ये काम सुप्रीम कोर्ट का था ही नहीं, ये काम संसद का है।
अच्छा, आप मानते हैं इस पे कोई चर्चा की जरूरत ही नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट को का मामला नहीं है, ये मामला संसद का है। इसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए और संसद में चर्चा करके इस पर एक विचार संकलित करना चाहिए। अच्छा, दिलीप जायसवाल के लिए नहीं लगता है बहुत सारी चुनौतियां हैं? प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विभाग भी चला रहे हैं और अब पार्टी का भी दायित्व है, क्योंकि देखिए 2-3 ऐसे सवाल हैं जिसको आप कैसे टेकल कीजिएगा। अब प्रशांत किशोर नई पार्टी बना रहे हैं, 2 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा कर दी है कि नई पार्टी बनाएंगे और वो कह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ कि बीजेपी ने नीतीश को अपना नेता मान लिया कि 25 में भी हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है मेरे जैसे लोगों के लिए। दूसरा, वो बार बार कहते हैं कि बीजेपी रीढ़ विहीन पार्टी है क्योंकि आज तक इतने सालों में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पाई, तो बिहार का मैदान बिल्कुल खाली है। देखिए, किसी को भी राजनीतिक दल बनाने का और राजनीतिक सोच देने का अधिकार है, इसलिए मैं किसी पर क्यों कोई चर्चा करूंगा। कोई भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो राजनीतिक दल बनाए, राजनीतिक सोच पैदा करे, समाज के लिए अच्छा सोचने का सबको हक है। मैं तो जानता हूं कि मैं अभी के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। मेरा संगठन कैसे मजबूत हो, हम किसी दूसरे के लिए काहे चिंता करेंगे भाई? मैं तो अपने लिए चिंता करूंगा कि मेरा संगठन मजबूत हो, आम मतदाता में पार्टी की छवि अच्छा रहे, कार्यकर्ता के सकारात्मक ऊर्जा को मैं संकलित कर सकूं। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक दल है, इसमें कार्यकर्ताओं की फौज है। तो जितने कार्यकर्ता हैं हमारे पास, अगर उन्हीं का सकारात्मक उपयोग हो जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई विपक्ष की राजनीति टिक भी पाएगी। लेकिन आरजेडी वाले कहते हैं कि प्रशांत किशोर आपकी बी टीम है। मैंने कहा ना कि मैं इन सब लफड़े में पड़ता ही नहीं, ये कौन किसका ए टीम है कि बी टीम है। दिलीप जायसवाल या हमारा भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश के हम अध्यक्ष हैं और हमारी पार्टी राष्ट्रवाद की सोच पर चलती है, तो हम लोगों को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा। अच्छा, ये जो चुनौती है उपचुनाव की, लगता है कि जो 4 सीट पे है तो रुपौली से सीखते हुए वैसे ही उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा और फिर इतनी ऊर्जा से आप लोग लड़िएगा कि चारों में से चारों सीट निकाल पाए? देखिए, क्योंकि ये पहला इम्तिहान आपका भी होगा। कोई बात नहीं है, अभी चुनाव होने दीजिए, उस समय आपको सारा चीज पता लग जाएगा। तेजस्वी निकल रहे हैं यात्रा, वो घर में काहे थे बैठे हुए, कभी उनसे पूछिए। राजनीति करने वाले घर में बैठते हैं, इतना दिन बाद यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं? मतलब अभी तक क्या कर रहे थे? सोए हुए थे भाई, कह रहे थे तबीयत ठीक नहीं। अब तबीयत बेचारे किसी का भी खराब हो सकता है, ये तो मानवता की बात है, इंसानियत की बात है, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी नेता को यात्रा पर निकलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कभी उनसे पूछिए कि भाई यात्रा पर निकलने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ गई, ये सवाल उनसे कीजिए, उनका जवाब जब आएगा तो हम। लेकिन सर एक्टिव भी तो हो गए, रात में देखिए 10 बजे चले जाते हैं अपने पिताजी लालू जी को लेकर और हिना साहब से जाकर मिल लेते हैं। ऐसा है, वो अपना हिना साहब से मिलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, कभी उनसे पूछिए। 10 बजे रात को हिना साहब से आज मिलने के लिए, जिसको कि उन्होंने दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था, आज तेजस्वी को और लालू जी को ये तो जरूरत पड़ गया कि 10 बजे रात में जाके हिना साहब से मिलें। ये दिन तो आ गया ना, बस यही। अच्छा सर, अब कुछ पर्सनल सवाल, एक आखिरी के 2-3 सवाल। विभाग का दायित्व, पार्टी का दायित्व, और आप कई ऐसी संस्थाएं भी चलाते हैं जिससे गरीब लोगों की मदद हो सके, परिवार को टाइम दे पाते हैं? और इसको लेकर कभी परिवार की नाराज़गी की फ़ोन वगैरह कभी कभार? नहीं, परिवार की नाराज़गी हमारी नहीं रहती है, इसलिए कि बहुत लंबे समय से, करीब 35 वर्ष से मैं यही मानवता और इंसानियत का काम करता हूँ। और इसका उदाहरण ये है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन के किशनगंज गया तो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जितने भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता थे और उनके बड़े बड़े नेता, सब ने आकर मुझे बधाई दिया कि दिलीप जायसवाल ऐसा शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इसीलिए पार्टी के बंधन से उठ करके सब ने आकर मुझे बधाई दिया।
तो ये तभी संभव है कि जब एक बहुत बड़े अक़लियत मुस्लिम इलाके में मैं लगातार 15 वर्ष से ऊपर से मैं चुनाव जीतता आ रहा हूँ, तो मेरा स्वभाव और मेरा काम करने का तरीका शुरू से ही इंसानियत और मानवता की सेवा है। और मानव का जन्म भी परोपकार के लिए हुआ है, मानव का जन्म परोपकार के लिए हुआ है। तो उसी परोपकार को मैं अपना धर्म मानता हूँ, कर्म मानता हूँ, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। मुकेश सहनी को लेकर कोई संभावना एनडीए में, क्योंकि कई चर्चाएं हैं, मीडिया हाउस में चर्चा चलते रहती है। अब कुछ चर्चा है, कुछ अगर धुआं नजर आ रहा है तो हो सकता है कि कहीं कुछ हो, कुछ भी संभव है, राजनीति में तो कुछ भी संभव है। दिलीप जायसवाल भी मानते हैं 2025 का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में, एकदम नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सशक्त होके माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, एक्सक्लूसिव दिलीप जायसवाल जी से हम बात कर रहे थे और कई सारे सवालों को हमने इस छोटे से इंटरव्यू में समेटने की कोशिश की, क्योंकि व्यस्तता है। और व्यस्तता इसलिए है क्योंकि जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, हम जब भी पार्टी कार्यालय या आवास पे जाते हैं, हमेशा कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है, कार्यकर्ताओं को प्रॉपर समय देते हैं। और शायद इसलिए इन्हें पार्टी ने इस कुर्सी पे बैठाया है, क्योंकि दिलीप जायसवाल जी के बारे में शायद पार्टी भी जानती है कि सरल व्यक्ति हैं, स्वभाव के बहुत अच्छे हैं और कार्यकर्ताओं से और पार्टी के जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।